ठीक है, पहली बात हाइड्रोजन, दूसरा एटी हाइड्रोजन, सेम डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? It is present in the form of H2, it is present in the form of P2. उसके बाद नॉर्मल वाटर, और दूसरा देखा था हेवी वाटर, जिसको हमने बोला था H2O। इनके बीच में डिफरेंस पता है ना? मतलब उसको डिफाइन कर सकते हो, मतलब बता सकते हो क्या है। तो ये चार बातें हमारी होती हैं। अभी हमको यहाँ पे वाटर के और टाइप देख रहे हैं, और ये जो वाटर के टाइप देख रहे हैं नॉर्मल वाटर के, इसके नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है सॉफ्ट वाटर और दूसरे को कहा जाता है हार्ड वाटर। जो वाटर पीने के टाइम पे सॉफ्ट लगता है उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर, और जो वाटर पानी पीने के टाइम पे थोड़ा सा हार्ड लगता है जमाने के टाइम पे, उसको बोलेंगे हार्ड वाटर। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। समझा नहीं? समझा? ठीक है। डू यू नो स्टोव? कौन सा स्टोव? कौन सा स्टोव? कपड़े धोने का, नहाने का, बर्तन धोने का। ठीक है, आपको पता है स्टोव काम कैसे करता है? स्टोव का काम होता है इम्प्योरिटीज को निकालना। आपको ये पता है वो काम कैसे करता है? मिश्रण फॉर्मेशन करके, क्या करके? मिश्रण फॉर्मेशन करके। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है, ये जो स्टोव्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टोव जो होते हैं ये फैटी एसिड के बनते हैं। इससे बनते हैं फैटी एसिड। नॉर्मली फैटी एसिड जो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बी ग्रेटर देन 12। तो जिस एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 12 से ज्यादा होते हैं उसको बोलेंगे वो लोग फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। क्या होता है? COOH, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे को कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसमें पाई बॉन्ड्स नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच में उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। समझे? अब ये सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, उनके पास कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टेरिक एसिड। कौन सा? स्टेरिक एसिड। ठीक है, स्टेरिक एसिड जो होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C70H35। ठीक है, ये सैचुरेटेड है तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए CnH2n+2। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? CnH2n+2। ठीक है, इसमें कार्बन लेते हैं हम लोग 17, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 17 into 2 34 plus 2, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए? 36। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए 70 कार्बन पर। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि टोटल कार्बन 70 रहेंगे, मैंने ये बोला कि अभी इसके पास कार्बन कितने हैं? 70। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 36। क्या अब इसके पास वैकेंसी होगी? एग्जांपल के लिए इफ कार्बन का क्वांटिटी 1 लेता हूं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 1 into 2 2 plus 2 4, तो ये बन जाएगा C1H4, जिसको हम बोलेंगे CH4। क्या बोलेंगे? CH4। अभी मैंने CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया,
एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये क्या बनेगा CH3 H कौन सा है वो नहीं पता, प्लस गया कि माइनस गया। हमने यही बोला कि हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। वैलेंसी कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3, इसका मतलब इसके पास वैकेंसी कितना है 1। तो if किसी के पास 1 वैकेंसी होता है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। एक मान लिया कि इसने 2 हाइड्रोजन लूज किए तो क्या बचेगा CH2। मैंने ये नहीं बोला वो H प्लस है कि H माइनस है, वो तो बाद की बात है। हम सिंपल हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करते हैं। तो इसके पास कितने वैकेंसी रहेंगे 2। समझा नहीं समझा? तो सिंगल लाइन का मतलब होता है इसके पास 1 वैकेंसी है और इसका मतलब होता है इसके पास 2 वैकेंसी है। सपोज आई एम रिमूविंग टोटल 3 हाइड्रोजन, so it will be CH with how many vacancy 3। how many vacancy 3। how many vacancies are there 3। suppose I am adding Cl which Cl का वैलेंसी कितना होता है 1, so they can form 1 bond। तो 1 Cl having 1 vacancy and 1 carbon having 3 vacancy। how many Cls will be there 3। so this will be Cl attached to CH attached to Cl attached to Cl। समझा नहीं समझा? ओके है। इसमें कितना वैकेंसी है 2, तो इसमें कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी 2 क्लोरीन। तो क्या बनेगा CH2 attached to Cl attached to Cl। Did you get my point? Yes or no? How many vacancies are here 1, so it will be CH3 attached to Cl। समझा नहीं समझा? ओके है, ठीक है यहाँ तक ओके। तो जब भी हम किसी के पास में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एक वैकेंसी होगा, 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तो 2 वैकेंसी होंगे, 3 हाइड्रोजन कम करेंगे तो 3 वैकेंसी होंगे। समझा नहीं समझा? मैं इस COOH का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू OH। इसमें टोटल कितने टाइप्स के एटम्स है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर 3। टोटल हाउ मेनी एटम्स आर देयर 4। आउट ऑफ 4 ऑक्सीजन, हाउ मेनी वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन ने वैलेंसी सेटिस्फाई किया यस। हाइड्रोजन ने वैलेंसी सेटिस्फाई किया यस। कार्बन ने वैलेंसी सेटिस्फाई किया नो। उसके पास क्या है 1 वैकेंसी। क्या कितना वैकेंसी है 1। समझा नहीं समझा? तो जब भी हम किसी कंपाउंड में COOH को लगाते हैं तो ये तभी लगा पाएंगे जिसमें लगाना है उसके पास वैकेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वैकेंसी। क्या मैं इस COOH को यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ नहीं, व्हाई बिकॉज वैकेंसी नहीं है। क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ yes। कितने COOH को लगा सकता हूँ 1, यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, यहाँ पे 3 लगा सकता हूँ। समझा नहीं समझा? In case I am writing here this one, क्या अब मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ? क्यों? इसके पास वैकेंसी है और इसके पास वैकेंसी नहीं है, तो हम इसको यहाँ नहीं लगा सकते हैं। बट नॉर्मली COOH ग्रुप ये होता है। यहाँ तक ठीक है? अब क्या इसके पास वैकेंसी होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितने कार्बन के लिए जितने हाइड्रोजन होने चाहिए उतने हाइड्रोजन इसके पास है। सही है ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो कार्बन के लिए जितने कार्बन के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन उसके पास है। इसका मतलब उसके पास वैकेंसी नहीं है। और अभी मुझे वहां पे एक वैकेंसी बनानी है तो क्या करूंगा क्या करूंगा एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा, कार्बन को नहीं, किसको हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 35 और साथ में लिखूंगा मैं एक SN। ओके ठीक है। अब यहां पे आएगा COOH, कौन आएगा COOH। समझा नहीं समझा? एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टीरिक एसिड। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टीरिक एसिड। समझा? अनसैचुरेटेड में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आता है CnH2n
या तो आता है CnH twice n minus 2, 9 या 10 में ही आता है। इसको हम बोलते हैं एल्केन, इसको हम बोलते हैं एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्काइन। समझा नहीं समझा? ओके, अब इसका एग्जांपल बताता हूं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो इसमें लिखता हूं मैं C17। So normally without vacancy how many hydrogen should be there? 34. So I am writing here 34. I want to attach this COH group there. So I have to remove one hydrogen. So hydrogen will be 33 and it is COOH. So name is oleic acid. Name is oleic acid. ठीक है, इसके लिए सेम कार्बन 17, हाइड्रोजन शुड बी 32. Is there any vacancy? No. I have to attach this COH group here. So for that I have to remove one hydrogen. So that will be 31 and this will be COH. It is called as leonic acid. It is called as leonic acid. All are fatty acids. क्योंकि number of carbon atoms are greater than 17, पर कितना है? This is saturated and these are unsaturated. ये double bonded वाला है, ये triple bonded वाला है। समझा नहीं समझा? तो सोप जो है वो किसका बना होता है? फैटी एसिड। किसका बना होता है? फैटी एसिड। Actually, soap is not a fatty acid. Soap is not a fatty acid. It is salt of fatty acid. It is salt of fatty acid. तो सॉल्ट बनाने के लिए क्या होगा? एसिड क्या करेगा? H प्लस आयन देगा बेस को, इसको बेस को, और बेस में से OH जो रहेगा वो H के साथ रिएक्शन करेगा, तो बचा हुआ जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो इस फैटी एसिड के साथ आएगा। तो सपोज हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा? इसका रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? C17H35 COO- और Na+। इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। तो बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। इसमें क्या होगा? C17H33 COO- और Na+। सही है। और इसमें क्या होगा? C17H31 COO- और Na+। ठीक है, याद रखनी है। दूसरी बात, मैंने एक बार आपको बोला भी था, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। सही है। मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, dash C double bond O attached to H with lone pair and with lone pair। क्या लगता है ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है ये पोलर होना चाहिए नॉन पोलर? ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये पोलर होना चाहिए नॉन पोलर, और क्यों? पहली बात, क्या इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? क्या इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? क्या इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? नहीं। इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि बॉन्ड जो रहेगा वो पोलर होना चाहिए। बॉन्ड शुड बी पोलर। ओके है। अब molecule should be polar or non polar, it depends on molecule is symmetrical or asymmetrical। अब कार्बन के हिसाब से देखेंगे तो इधर कार्बन अटैच्ड है, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। क्या तीनों एटम सेम है? नो। इसका मतलब ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होगा। इस ऑक्सीजन को वन साइड हैविंग हाइड्रोजन, सेकंड साइड हैविंग कार्बन, इज बोथ एटम सेम? नो। मींस
अनसिमेट्रिकल। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा अनसिमेट्रिकल। इफ ये अनसिमेट्रिकल होता है तो इनका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस विल बी पोलर। सही है। अब आप मुझे बताओ इसमें से ये वाला जो पार्ट रहेगा ये कैसा रहेगा? पोलर। और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये कैसा रहेगा? नॉन पोलर। तो आप मुझे बताओ इन दिस मॉलिक्यूल पोलर पार्ट हैविंग लॉन्गर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पार्ट जो है वो बड़ा है और पोलर पार्ट जो रहेगा वो छोटा है। समझ गए मतलब? दूसरी बात, अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको बोलते हैं हम टेल और इसको बोलते हैं हेड। ठीक है। तो इसका टेल जो है वो यहां से यहां तक का है और हेड जो रहेगा वो ये वाला है। ठीक है। तो टेल किसका बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन का। और हेड किसका बना हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हेड शुड बी पोलर और नॉन पोलर? पोलर। टेल शुड बी पोलर और नॉन पोलर? याद क्लियर है? ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमने बड़े वाले स्ट्रक्चर को सिंपल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे ऑयल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ऑयल। तो ये है ऑयल। ऑयल किसका बना है? पोलर हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। और ऑयल जब हाइड्रोकार्बन का बना है तो ऑयल शुड बी पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। ठीक है। तो मान लिया हमारा कपड़ा है, हमारे कपड़े के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस लगा है। अब ये ऑयल जो है वो कपड़े के साथ ज्वाइंट है, फंसा हुआ कपड़े के साथ। जब पानी से वॉश करेंगे तो ये ऑयल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों? क्योंकि पानी कैसा है? पोलर। और ये कैसा है? तो इनके बीच में बात बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। और जब इनके बीच में बात बनेगी ही नहीं तो ये निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझा नहीं समझा? अब क्या होता है, इसको निकालने के लिए हम किसको यूज करते हैं? सोप। सोप क्या है? सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या है? सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये हमारा सोप। ठीक है। अब इसको मैं ये मानता हूं। सो दिस इज अवर हेड। सोप पार्टिकल का हेड और ये टेल। ठीक है। अब इस सोप पार्टिकल को वाटर में डालूंगा तो वाटर के साथ कौन सा पार्ट बॉन्ड बनाएगा? पोलर होगा कि नॉन पोलर? पोलर। क्यों? क्योंकि वाटर कैसा है? पोलर। तो ये पोलर को लाइक करेगा और ये पोलर को रिपेल करेगा। इसको पानी में डाला और उसी पानी में ये कपड़ा जो साफ करना है वो हमने डाला है। तो ये जो पेन है, मतलब ये जो सोप का पार्टिकल है वो ऐसे अटैच होगा या ऐसे? टेल के साइड से। सही है ना? ये कौन से साइड से? तो बोलते हैं ना कि जो दाग पानी से वॉश करने के बाद नहीं निकल रहे थे उसी दाग को निकालने के लिए हमने या तो सोप या तो डिटर्जेंट यूज किया। तो सोप लगाने के बाद ये क्यों साफ होता है? उसका रीजन है। ये जो है ये सोप के पार्टिकल है। अब ये सोप का पार्टिकल क्या करेगा? यहाँ अटैच होगा। किसके साथ? और जब ये अटैच होगा तो इसका पोलर पार्ट कहां पे रहेगा? बाहर। और नॉन पोलर पार्ट कहां पे रहेगा? अंदर। तो ऐसे जो सोप के पार्टिकल्स है वो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे। सही। तो ऐसा कहा जाता है कपड़े अच्छे से साफ करना है तो डिटर्जेंट में थोड़ी देर डाल के रखना होता है। उसका रीजन ये है, अब जितना ज्यादा टाइम रखेंगे तो इस नॉन पोलर पार्ट को उस ऑयल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उतना ही टाइम ज्यादा मिलेगा। और जब उनको टाइम ज्यादा मिलेगा तो इस दोनों के बीच का बॉन्डिंग कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। सोप लगा दिया। सोप लगाने के बाद उस सोप को वॉश करने के लिए वाटर लगाते हैं। वाटर को वाटर से साफ करते हैं। व्हाई? बिकॉज सोप इज सोल्यूबल इन वाटर। अब किसी ने पूछा व्हाई सोप इज सोल्यूबल इन वाटर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट? पोलर पार्ट। ठीक है। तो जब हम इसको पानी से वॉश करेंगे तो पानी इस हेड और टेल में से किसको खींचेगा?
और बोलेगा मैं भी पोलर, तू भी पोलर, चलो दोनों जाते हैं। कौन लेके जा रहा है? अब ये वाटर है, वाटर ने हेड को पकड़ा, अब हेड के साथ तो टेल अटैच है, तो टूटेगा नहीं। अंबुजा सीमेंट। अब ये जो टेल है, इस टेल ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? अब ये जा रहा है वाटर, वाटर खींच रहा है हेड को, हेड को खींच रहा है टेल को, और टेल को अटैच कौन है? तो ये भी निकल जाएगा। समझा? लेकिन ये होने के लिए सबसे पहले सोप वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। सोप वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। इफ सोप वाटर में सोल्यूबल होगा तो ही ये सब होगा, और ये सब होगा तो ही कपड़ा साफ होगा, और ये सब नहीं होगा इसका मतलब कपड़ा साफ नहीं होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा सोप डिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? फोम, पता है फोम, झाग, फ्रोथ, लैटर, क्या बोलेंगे? इफ सोप को ऐड करने के बाद वाटर में लैटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब सोप इज सोल्यूबल इन वाटर, और लैटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब सोप इज इनसोल्यूबल इन वाटर। और सोप वाटर में सोल्यूबल होगा तो ही मैंने जो बताया था ऐसे कपड़े साफ होगा, और इफ सोप इनसोल्यूबल होगा तो ये अपना काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो इनसोल्यूबल रहेगा तो वाटर को पुल नहीं करेगा, और वाटर जब उसको पुल नहीं करेगा तो वाटर अपने साथ लेके नहीं जाएगा, वाटर अपने साथ लेके नहीं जाएगा तो ये जैसे के वैसे ही रहेगा। समझा नहीं समझा? और इसलिए कंडीशन है कपड़े साफ होने के लिए सोप या डिटर्जेंट वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए, और वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है ये पता चलेगा वो लैटर को प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। समझा? तो इस प्रकार से कौन काम करता है? सोप। कंडीशन क्या है? सोप मस्ट बी सोल्यूबल इन वाटर। इफ है तो ठीक है, नहीं और ठीक है। समझा नहीं समझा? देखो एक बार, आप तो यही यूज करोगे ऐसा नहीं है, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है? मैकेनिज्म विल बी सेम। इसलिए लिखा जाता है कभी कभी, किसी में लिखा जाता है सोप इज अ सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, या तो कभी लिखा जाता है इट इज सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसके मैंने दोनों बता दिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन एग्जांपल एक के हिसाब से बताया। इसी को म्यूचुअल फॉर्मेशन जैसे होता है वो, लेकिन ये आधा बना वो पूरा बनता है। तो कपड़े साफ होने में भी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो गंदा कपड़ा पहन के आना पड़ेगा। तो थैंक्स टू केमिस्ट्री। मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। ठीक है? नहीं, इससे एक ही बात सीखनी है, सोप क्या होते हैं, सोप काम कैसे करते हैं, और कब वो काम करेंगे और कब वो काम नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया तो सफिशिएंट है। ओके? हाँ, अब बात करते हैं इन दोनों की। टेक्स्ट बुक में इसके आगे है, यही पढ़ाया होता तो भी चलता है, इसकी जरूरत नहीं होती। मेरे हिसाब से ये समझने के लिए ये आना चाहिए। ओके? अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। जो हार्ड वाटर होता है उसमें नो लैटर, ये लैटर को प्रोड्यूस नहीं करता है, ये लैटर को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब इसमें सोप जो रहेगा वो कैसा होगा? इनसोल्यूबल। और इसमें सोप जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सोल्यूबल। सही है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो हम कौन सा वाटर यूज करना पसंद करेंगे? सॉफ्ट।
तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, तो ये नहीं बोलेंगे पीने के टाइम में जो सॉफ्ट लगता है वो सॉफ्ट और जो हार्ड लगेगा वो हार्ड, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे। या 2 पॉइंट बोलोगे तो भी ये सफिशिएंट है। ठीक है। तीसरी बात आती है, ऐसा क्या होता है इस वाटर में जिसकी वजह से ये हार्ड बनता है और ये नहीं बनता है? ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्लस 2, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्लस 2 इन द फॉर्म ऑफ HCO3 minus 1 bicarbonate, SO4 minus 2 and Cl minus 1। If ये तीनों के फॉर्म में ये प्रेजेंट है तो उस वाटर में आपने यूज किया हुआ सोल्यूशन मतलब सोप जो रहेगा वो लैथर को प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो इनसोल्युबल होगा। और जो इनसोल्युबल होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है ये पीपीटी, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्युबल होकर वो सेटल हो जाता है। समझा नहीं? तो ये दोनों होने चाहिए और इसी फॉर्म में होने चाहिए। इसी फॉर्म में है, इनमें से किसी एक भी फॉर्म में है तो भी वो वाटर कहलाएगा हार्ड वाटर, और वो नहीं है इस फॉर्म में तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। इसके कितने पेयर बन सकते हैं? इसके लिए 3 और इसके लिए 3, कितने हो गए? 6। कौन से वो देख लेते हैं। CaHCO3/2, फिर रहेगा CaSO4 और आएगा CaCl2। वैसे ही मैग्नीशियम में MgHCO3/2, फिर आएगा MgSO4 और MgCl2। ठीक है, ये सेम में से किसी एक भी फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलेंगे कि वो वाटर कहलाएगा हार्ड वाटर। सपोज मैंने बोला हमारे वाटर के अंदर कैल्शियम सॉल्ट है लेकिन वो इस फॉर्म में है, तो क्या ये वाटर हार्ड कहा जाएगा या सॉफ्ट? मतलब बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड इनके अलावा कोई चौथे फॉर्म में होता है तो वो सॉफ्ट, और इन्हीं फॉर्म में होता है तो हार्ड। समझा नहीं समझा? तो हार्ड वाटर जो रहेगा जो इनके वजह से, और ये नहीं है तो उसको हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे KHCO3, ये कौन सा वाटर बनाएगा? मतलब हम जो वाटर यूज कर रहे हैं उस वाटर में ये है, तो उस वाटर को क्या कहेंगे? सॉफ्ट या हार्ड? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट भले ही है लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पे कौन है? पोटेशियम है, और इसीलिए ये सॉल्ट जहाँ पे प्रेजेंट है उस सॉल्ट के वाटर को हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। समझा नहीं समझा? तो हार्ड वाटर इनके वजह से बनता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सोप के साथ बॉन्ड बना के उस सोप को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सोप को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे, और जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसोल्युबल होता है, और जो इनसोल्युबल होगा वो लैथर को प्रोड्यूस नहीं करेगा, और इसीलिए इनके साथ जो वाटर होता है वो कपड़े धोने के काम में नहीं आता। समझा? नहीं समझा? एक बार देख लो।
अब हार्डनेस किसकी वजह से है? इनके वजह से, तो उस वाटर को बोलेंगे हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो इस मॉलिक्यूल को तोड़ना होगा, इस मॉलिक्यूल को तोड़ना होगा। सपोज मैंने बोला मेरे पास जो वाटर है, इस वाटर में ये था कौन, लेकिन मैंने ऐसा रिएक्शन किया कि Cl2 में से Cl को निकाल, मतलब CaCl2 में से Ca को निकाल दिया और वहां पे मैंने K को लगा दिया, तो क्या होगा? तो वाटर कौन सा बनेगा? सॉफ्ट। मतलब इफ आपको पूछा जाएगा आपको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? कुछ भी करके इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना होगा और उसको ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा जो मॉलिक्यूल हार्डनेस नहीं शो करते हैं। समझा नहीं समझा? तो इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के इनको दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। समझा नहीं समझा? तब जाके वो हार्ड वाटर कैसा बनेगा? सॉफ्ट वाटर। ओके है? राइट। Hard water, heavy water, both are different. मोस्टली बनता ही है, सोप में होता है सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन कभी कभी किसी वाटर में कम ध्यान निकलता है, इसका मतलब उसके अंदर ये सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये सॉल्ट क्या करते हैं, उस सोप को पकड़ के उसको पीपीटी में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और नीचे सेटल हो जाता है।
ठीक है। तो ये था हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच का डिफरेंस। ओके, टेम्पररी जॉब और परमानेंट जॉब दोनों में डिफरेंस क्या है? टेम्पररी जॉब और परमानेंट जॉब, टेम्पररी कभी भी जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, और परमानेंट? ओके, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेबिलिटी। ओके, तो प्राइवेट जॉब टेम्पररी है, आज से कल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब परमानेंट होता है। इसका मतलब ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब से कभी भी नहीं निकाल सकता है? नहीं, परमानेंट जॉब का मतलब क्या होता है कि आपको वो उस जॉब से कभी भी निकाल नहीं सकता है, या वहां से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, जो जॉब दे रहा है जब उसको लगा कि आपको इसकी जरूरत नहीं तो वो उसी टाइम पे उसको। तो टेम्पररी और परमानेंट मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेम्पररी मतलब कभी भी जा सकता है और परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए रहेगा। तो परमानेंट का मतलब होता है वो हमेशा के लिए रह सकता है, लेकिन उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वैसे ही ये जो हार्ड वाटर होता है, इस कंसेप्ट को कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्डनेस दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। जो भी एग्जांपल को समझ आना, एग्जांपल भले जनरल हो लेकिन उसका कहीं ना कहीं लिंक यहाँ पे होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे है। तो एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। इसका डेफिनेशन क्या होगा? जो हार्डनेस इजीली रिमूव किया जा सकता है उस हार्डनेस को बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस, एंड द हार्डनेस व्हिच इज डिफिकल्ट टू रिमूव, इम्पॉसिबल नहीं, व्हिच इज डिफिकल्ट टू रिमूव इज कंसीडर्ड एज अ परमानेंट हार्डनेस। समझा नहीं समझा? अब टेम्पररी हार्ड, देखो इतना तो कंफर्म है, हार्डनेस होता है दो लोगों की वजह से, Ca+2 और Mg+2। कौन से फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, या तो सल्फेट के फॉर्म में, या तो क्लोराइड के फॉर्म में। सही है। जब भी ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम +2 आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, तो ये जो हार्डनेस होगा उसको बोलेंगे टेम्पररी। और जब इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट और इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स होते हैं, तो इनके वजह से जो हार्डनेस रहेगा वो रहेगा परमानेंट। तो इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। क्या दोनों का मतलब समझा? और दोनों किसकी वजह से होते हैं ये समझा? तो टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट एंड परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू सल्फेट एंड क्लोराइड। दोनों का डेफिनेशन लिखो, क्यों होता है वो लिखो। Temporary hardness is present due to presence of bicarbonate. Temporary hardness is present due to presence of bicarbonate in the form of calcium and magnesium +2. In the form of calcium and magnesium +2. परमानेंट में क्या आएगा? डेफिनेशन लिखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या आएगा? The hardness which can be easily removed is considered as a temporary hardness, and the hardness which is difficult to remove is considered as a permanent hardness.
डेफिनेशन हो गया, किसके वजह से होता है वो होना चाहिए। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। पहले हम लोग किसको रिमूव करेंगे, मतलब वो मेथड देखेंगे जिस मेथड के थ्रू हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। बाद में वो मेथड देखेंगे जिनके थ्रू हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल, एक इजी होता है दूसरा डिफिकल्ट होता है। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं लेता हूं CaHCO3/2। सही है, ये कौन सा हार्डनेस शो करेगा, टेम्परेरी। इसको रिमूव करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको हल्का सा हीटिंग करूंगा। क्या करूंगा, हीटिंग। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ओनली रिएक्शन देखो कैसे होता है वो बताऊं। ये कैसा है, Ca+2, ये है H अटैच टू O अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू माइनस। सही है, और एक और रहेगा H अटैच टू O अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू माइनस। -1 -2 इन दोनों को स्टेबलाइज करेगा +2। ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू H अटैच टू O attached to C double bond O attached to OH. Formula H2CO3 is an acid or base? Why? How many acidic hydrogens are there? Okay, so this is one acidic hydrogen, this is second acidic hydrogen. सही है, गलत है? Okay. If it loses one hydrogen, this is O minus attached to C double bond O attached to OH. Formula is HCO3 minus 1. Now, this can be act as acid or base. Both. Why? If they accept H plus ion converted into H2CO3, if it loses H plus ion converted into O minus attached to C double bond O attached to O minus, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। समझा नहीं समझा? तो if हम यहाँ से इधर जा रहे तो ये एसिड का काम करेगा, यहाँ से इधर जा रहे तो ये एसिड का काम करेगा, यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, यहाँ से इधर आए तो ये काम करेगा बेस का, यहाँ से इधर आए तो ये काम करेगा बेस का। तो ये ओनली किसका काम करेगा, ये ओनली किसका काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, दोनों का काम करेगा। ये प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। सही है, गलत है? सही है। इसकी बात करते हैं। अब ये दो में से एक एसिड का काम करेगा, दूसरा बेस का, क्योंकि ये दोनों काम कर सकता है इसलिए, रीजन बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों काम कर सकता है इसलिए। ठीक है, अब इसने एसिड का काम किया, ये H प्लस आयन देगा, ये O माइनस, और ये H प्लस आयन यहां चला गया, क्या बनेगा, H attached to O attached to C double bond O attached to O attached to H, मतलब H2CO3 प्लस, ये क्या है, O के ऊपर -1, O के ऊपर -1, ये बनेगा CO3 -2। ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा, कैल्शियम +2, तो क्या बनेगा CaCO3। सही है ना। This H2CO3 is unstable and converted into CO2 plus H2O। ठीक है, it is unstable and converted into CO2 plus H2O। सिंपल। कभी भी एक कार्बन के ऊपर, सेम कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं, और इफ ऐसा कभी होता है तो वो H2O को रिलीज करते हैं। क्या बोला मैंने, किसी भी एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं, और इनकेस कभी ऐसा होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। Back to familiar. Here one OH, here second OH, one carbon having two OH.
and that's why it loses H2। इसमें से गया H, इसमें से गया OH, क्या बचा CO2, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है CO2। समझा नहीं समझा? भले ही टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये लिखा होगा, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं मिलता है, पहले हमको यही मिलेगा। ठीक है, तो क्या ये हार्डनेस शो करता था? कौन सा? क्या ये हार्डनेस शो करेगा? क्या ये हार्डनेस शो करेगा? क्या ये हार्डनेस शो करेगा? नहीं। मतलब जिसके वजह से हार्डनेस शो होता था उसी को तोड़ दिया। So this is the first method by which we can remove temporary hardness by heating, by boiling। सेकंड वाला जो आता है इसको बोलते हैं क्लार्क्स मेथड। कौन सा मेथड? क्लार्क्स मेथड। सेम CaHCO3/2 का रिएक्शन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे काम करेगा। इसको लिखता हूं मैं Cm+2 H attached to O attached to C double bond O minus H attached to O attached to C double bond O minus। ये कौन है? CaOH/2। क्या बनेगा? Ca+2 OH-1 OH-1। ओके है? नहीं समझा? अब ये बेस है और ये दोनों है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये OH यहां जाएगा। देखिए मैंने बोला था ये दोनों काम करता है। कौन सा? एसिड का भी काम करेगा, बेस का भी। अब यहाँ पे ऑलरेडी बेस प्रेजेंट है, तो ये किसका काम करेगा? एसिड का। और जब ये एसिड का काम करेगा तो क्या देगा? H+। तो ये H+ इसमें से आएगा और E पे H+ एंड देता है, तो क्या बनेगा? H+ O minus C double bond O attached to O minus। क्या लिखेंगे इसको? CO3-2। ये भी क्या करेगा? H+ साइन देगा, तो क्या बनेगा? O minus C double bond O minus और ये बनेगा CO3-2। हो गया? मैच पे आता है, लगाते हैं, क्या होगा? ये H+ साइन यहां जाएगा, क्या बनेगा? H2O। ये H+ साइन यहां आएगा, क्या बनेगा? H2O। इसके ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 moles of CaCO3 plus 2 moles of H2O। क्या ये हार्डनेस शो करता था? क्या अब कोई हार्डनेस शो करने वाला बचा है? नहीं है। तो जिसके वजह से टेम्पररी हार्डनेस था उसी को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये दो मेथड ऐसे हैं, इन मेथड के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट। नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं।